एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपिल टीचर में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए तीन महत्वपूर्ण सिद्धांत, तीन महत्वपूर्ण थ्योरीज हम कवर करने वाले हैं जो कि हमें सीडीपी में बाल विकास में पूछी जाती है, जो कि है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसके अलावा हम यहाँ पे ली वाइगॉट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी कि सोशो कल्चर थ्योरी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि नैतिकता का सिद्धांत जो है, नैतिक विकास का सिद्धांत जो है, इन तीनों थ्योरी को आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कवर करूंगी। और साथ ही साथ हमारी जो एग्जाम्पलर पेपर क्या है, जैसे कि हम लोगों को पता है कि सीटेट जो दिसंबर में होने वाला है, अब ये ऑनलाइन मोड पे होने वाला है, तो हम लोगों को इसी तरीके से अपनी तैयारी करनी है। तो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक हमारे लिए पीडीएफ दे रखी है, इसमें हमें बताया गया है कि हमें किस लेवल के क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। तो देखिए, हमें इन थ्योरी से जिस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं उनको भी मैं आपके साथ यहाँ पे कवर करूंगी। तो सबसे पहले हम एक एक करके ये थ्योरी को फटाफट कवर करते हैं और थ्योरी कवर होते होते हम लोग साथ में क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे समझेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो देखिए, सबसे पहले जीन पियाजे के बारे में फटाफट कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे कि जीन पियाजे जो थे, ये यहाँ पे स्विस साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं और ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे। और इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो प्रयोग है जिससे इन्होंने अवस्थाएं हमें दी, ये किसके ऊपर किया? ये उन्होंने खुद के बच्चों पे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए, और खुद के बच्चों में जो अवस्थाओं में परिवर्तन आए उनके आधार पर इन्होंने हमारे सामने 4 अलग अलग अवस्थाएं, 4 डिफरेंट स्टेजेस हम लोगों को यहाँ पे दी थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो देखिए, यहाँ पे हमें अलग अलग अवस्थाएं, अलग अलग स्टेजेस दिए, तो इसीलिए इनकी जो सिद्धांत है, इनकी ये जो थ्योरी है, इसे हम अवस्था का सिद्धांत भी बोलते हैं। और साथ ही साथ जीन पियाजे के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्हें हम फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो आपके पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ गया फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कौन है, तो उस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जीन पियाजे। इसके अलावा जब भी हम इनकी थ्योरी को पढ़ते हैं तो कुछ टर्म्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहला टर्म है स्कीमा। तो देखिए, जब पेपर बहुत इजी लेवल का आता था तो कई बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता था कि स्कीमा जो है वो किसकी थ्योरी से संबंधित है, यानी कि स्कीमा टर्म का यूज किसने किया था, तो उसका आंसर होता था जीन पियाजे का कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो देखिए, स्कीमा क्या है? तो देखिए, हम अगर किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं या फिर हम बोलते हैं कि इस चीज़ को इमेजिन करो, तो हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में एक इमेज किसी भी चीज़ की बन जाती है। ये जो हमारा मेंटल स्ट्रक्चर होता है किसी भी चीज़ को सोचने का, ये हमारा स्कीमा कहलाता है। जैसे कि अगर मैं आपके सामने बोलूँ कि आप एक घर को इमेजिन करो, तो हम लोग जो बचपन में ड्राइंग बनाया करते थे उसमें जो घर होता था, हम कुछ इस तरीके से बनाते थे। तो देखिए, ये हमारे दिमाग में ये इसका एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। तो ये क्या है? ये हमारे लिए घर का एक यहाँ पे स्कीमा है। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ पेड़ का बना के दिखाइए, तो पेड़ का आपके माइंड में कुछ इस तरीके का इमेज आएगा। अब हमारे सामने हर समय ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हो सकती, पर हमारे दिमाग में एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे मेंटल स्ट्रक्चर तैयार होता है। इसके लिए यहाँ पे स्कीमा शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे हमें एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन, हम जब किसी भी चीज़ को सीखते हैं या फिर कोई भी नया बच्चा किसी भी चीज को जब ग्रहण कर रहा होता है तो उसके सामने 2 अलग अलग सिचुएशन आती है जिसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे आत्मसात्यकरण यानी कि एसिमिलेशन के बारे में बता रखा है। एसिमिलेशन होता क्या है? अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में कोई पूर्ण ज्ञान है, यानी कि पहले से कोई हमारी प्रीवियस नॉलेज है, जैसे कि हमें पता है कि पेड़ ऐसा दिखता है, घर ऐसा दिखता है, तो देखिए, अगर हम पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ आसानी से जोड़ पाए और उन दोनों में संतुलन बना रहे, तो इसके लिए यहाँ पे एसिमिलेशन यानी कि आत्मसात्यकरण का प्रयोग किया गया। तो देखिए, इसके लिए यहाँ पे कुछ उदाहरण मैं आप लोगों के सामने लूंगी। जैसे कि अगर एक बच्चे के पास खिलौना है एरोप्लेन का, और वो एरोप्लेन को देखता है और एरोप्लेन को वो हाथ में लेके इस तरीके से उड़ाता है, तो उसके घर वालों ने बताया कि एरोप्लेन जो है वो हवा में उड़ता है। और एक दिन बच्चा जब पार्क में गया और बच्चे ने चिड़िया को देखा, तो बच्चा चिड़िया को देख के वो सोच रहा है कि वो भी हवा में उड़ रही है, तो उसको भी वो पहले एरोप्लेन बोलेगा। पर उससे जो कोई बड़ा वहां पे व्यक्ति होगा वो उसे करेक्ट करेगा कि यहाँ पर आपके हाथ में जो है वो एरोप्लेन है, वो हवा में उड़ता है, पर साथ ही साथ जो चिड़िया है, जो बर्ड्स हैं, वो भी हवा में उड़ सकती
सकती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बच्चे ने क्या किया, अपने पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ा। तो यहाँ पे क्या शब्द का हम प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हम आत्मसात्यकरण का प्रयोग करेंगे, जिसे हम एसिमिलेशन बोलते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है वो बिल्कुल अलग हो और जो नया ज्ञान हो वो बिल्कुल अलग हो, जैसे कि हम स्कूल में जाके कोई नई चीज़ उन्हें सिखाते हैं, तो जब वो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से क्या करता है, बिल्कुल रिप्लेस करता है, तो यहाँ पे हम समायोजन शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारा होता है अकोमोडेशन। और इन दोनों में संतुलन बनाने को यहाँ पे इक्विलिब्रियम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये शब्द अगर आपके पेपर में आ जाए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पूर्व ज्ञान को, प्रीवियस नॉलेज को नए नॉलेज के साथ जोड़ने को हम यहाँ पे एसिमिलेशन बोलते हैं। और अगर हमारा पूर्व ज्ञान नए ज्ञान के साथ नहीं जुड़े, यानी कि जो हमारी प्रीवियस नॉलेज हो वो नई नॉलेज के साथ यहाँ पे बैलेंस ना करे, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे समायोजन यानी कि अकोमोडेशन वर्ड का यूज़ करेंगे। आई होप ये वाला टर्म आप लोगों को सारे क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए अगर हम स्टेजेस की बात करें तो स्टेजेस जो जीन पियाजे ने अपनी कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में दी वो टोटल 4 थी। तो देखिए यूटेट की परीक्षा में तो एक बार यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि ऐसी कौन सी थ्योरी है जिसमें हमें 4 अलग अलग स्टेजेस दिए गए हैं, और ये अदर टेट एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 4 स्टेजेस वाली थ्योरी है वो यहाँ पे जीन पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, जो कि पहला स्टेज है यहाँ पे सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हम संवेद्य पेश अवस्था के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेंसिस की बात की गई है। इस स्टेज का जो बच्चा होता है उसका जो एज होता है वो बर्थ से, यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं वो इस अवस्था में आते हैं, और इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं सीधा बोलना या चलना शुरू नहीं करते। तो यहाँ पर जो उनकी सेंसेस होती है, जो उनकी इंद्रियां होती है, जो 5 सेंस होती हैं, वो यहाँ पे क्या काम करती है, वो शिक्षक का काम करती है। शिक्षक का काम इसलिए क्यों करती है, क्योंकि वो अपनी सेंसेस की मदद से ही अपने आसपास के लोगों को देखता है, सुनता है, समझता है और चीज़ों को सीख रहा होता है। इसी वजह से यहाँ पे बोला गया है कि इस स्टेज में जो सेंसेस हैं वो किसका काम करेंगे, वो यहाँ पे टीचर्स का काम करेंगी। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे बच्चा बोल नहीं रहा, बच्चा बस दूसरों को देख रहा है और बच्चा यहाँ पे नकल करता है। यहाँ पे बच्चों का कैसा बिहेवियर होता है, बच्चों का जो व्यवहार होता है वो यहाँ पे इमिटेटिव बिहेवियर होता है, बच्चा दूसरों को नकल करके चीज़ें सीख रहा होता है। आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो आपने ये चीज़ देखी होगी, अगर आप उसके सामने सेलफोन अगर यूज़ करते हो और उसके सामने अगर उसका कोई खिलौना है जो कि सेलफोन जैसा दिखता है तो वो उसे उठा के कान में लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है कि आपने वो चीज़ की तो आपको देख के वो चीज़ नकल करता है। इसके अलावा इस स्टेज में यहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस भी होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, जैसे कि ये जब अवस्था शुरू होती है तब हम बच्चे के सामने अगर कोई चीज़ रखें और उसके सामने से वो चीज़ गायब कर दे तो बच्चे को लगता है कि वो चीज़ सही में गायब हो गई है। पर होता क्या है, जैसे जैसे बच्चा इस अवस्था में आगे बढ़ता रहता है, यानी कि 2, 2.5, 3 साल का हो जाता है, तब क्या होता है कि बच्चे को पता होता है कि अगर उस सामान को हटा भी दिया जाए तब भी वो सामान उसके पीछे रखा हुआ है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट परमानेंस ये भी देखा जाता है। ये 3 टर्म अगर आपको मिल गए तो ये हमारे संवेद्य पेश अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज के माने जाते हैं। इसके अलावा अगला है यहाँ पे पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो कि है प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो देखिए ऑपरेशन शब्द का मतलब क्या है, ऑपरेशन यानी कि कोई मेंटल प्रोसेस, कोई हमारी मानसिक क्रिया है, और यहाँ पे प्री वर्ड का मतलब क्या है, मेंटल प्रोसेस शुरू होने से पहले की अवस्था। और ये जो अवस्था है ये आपकी 2 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों में देखी जाती है। यहाँ पर बच्चों के जो कैरेक्टर देखे जाते हैं वो देखिए वो क्या है, बच्चा जो होता है ईगोसेंट्रिक होता है, यहाँ पे अहम केंद्रित होता है। बच्चे के लिए आई शब्द यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चा अपने बारे में सोचता है और बच्चा अपनी चीज़ जल्दी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, जब 2 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा कार्टून वगैरह देखते हैं तो उनके अंदर जीववाद बहुत होता है, उनके अंदर एनिमेशन बहुत होता है। बच्चे जो कार्टून में देखते हैं उनको लगता है वही चीज़ सही है। बच्चे जब खिलौनों के साथ खेलते हैं तो खिलौने से वो बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बच्चे का इमिटेटिव जो एनिमेटिव बिहेवियर है वो ज़्यादा देखा जाता है। इसके अलावा इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पे अपलटावी यानी कि इरिवर्सिबल कैरेक्टर शो करते हैं। जैसे कि अगर बच्चे को यहाँ पे अगर हम कुछ बेसिक चीज़ें सिखाना चाहें, जैसे 2 + 3 क्या होता है तो आप कहेंगे 5 होता है, तो बच्चा यहाँ पे 2 और 3 को जोड़ के देखेगा और बच्चा कहेगा 5 होता है। अब बच्चे को अगर पूछ लिया जाए कि 3 + 2 क्या होता है तो बच्चा फिर से वहाँ पे उस चीज़ को जोड़ने लग जाएगा। बच्चे को अभी इतना यहाँ पे कॉन्सेप्ट उसका बिल्ट नहीं हुआ होता कि बच्चा इस चीज़ का आंसर डायरेक्ट यहाँ पे
5 थे। तो इस तरीके के ये जो 3 कैरेक्टर है ये हमें यहाँ पे प्री ऑपरेशनल स्टेज में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो अगली स्टेज है, ये पहली स्टेज थी, ये दूसरी स्टेज थी, अब तीसरी स्टेज जो है यह है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो देखिए यहाँ पे मूर्त वर्ड यानी कि कॉन्क्रीट वर्ड का यूज किया गया है। यहाँ पे जो बच्चे के लॉजिक होते हैं, जो बच्चे के तर्क होते हैं, वो यहाँ पे कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त जो सॉलिड चीजें होती हैं उनके लेके होती है। बच्चे के सामने जो चीजें होती हैं बच्चे उनको लेके कोई ना कोई लॉजिक यहाँ पे निकाल पाते हैं। और इस अवस्था के जो बच्चों की जो एज ग्रुप होती है वो 7 से लेकर 11 वर्ष तक की देखी गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे बच्चे के अंदर कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण आ जाता है। बच्चा चीज़ों को देख के यहाँ पे ये बता पाता है, जैसे कि अगर मान लिया जाए मैं आपके सामने 2 ऐसे कंटेनर इस तरीके से रख दूं और दोनों कंटेनर में ये वाला जो कंटेनर है मान के चलिए ये थोड़ा चौड़ा है और ये पतला है पर लंबा है। अब बच्चे को अगर दोनों में हम बराबर मात्रा में पानी भर के दे दें तो बच्चा जब इससे पहले वाली अवस्था में था तब बच्चा बता नहीं पा रहा था कि दोनों में बराबर मात्रा में पानी है। पर बच्चा जब मूर्त सक्रियात्मक यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है तब बच्चा बता पाता है कि दोनों में बराबर मात्रा में पानी है। तो बच्चे को वॉल्यूम का, बच्चे को मास का, कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण का ज्ञान बच्चे में आ जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें ट्रांजिटिविटी क्या होता है, अगर मैं बच्चे के सामने तीन अलग अलग स्टिक रख दूं इस तरीके से तो बच्चा यहाँ पे बता पाएगा, अगर इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, तो बच्चा बता पाएगा ए जो है वो बी से छोटा है, बी जो है वो सी से छोटा है। तो ये जो कंपैरिजन होता है यानी कि ये जो तुलना हम करते हैं इसको हम ट्रांजिटिविटी शब्द से यहाँ पे यूज करते हैं। इसके अलावा ये जो कैरेक्टर अभी हमने डिस्कस किए ये किसके किए, ये किए हमने मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के। अब जो अगला है वो है अगली अवस्था यानी कि 4th जो है वह है औपचारिक अवस्था, जो कि हमारी 12 वर्ष से लेकर आगे तक की होती है, जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। इसमें बच्चे का जो चिंतन होता है, जो बच्चे का लॉजिक होता है, जो बच्चे का जो तर्क होता है वो अमूर्त चीज़ों पे यानी कि ऐसी चीज़ें जो बच्चे जो विजुअलाइज कर सके, जो इमेजिन कर सके, उन चीज़ों में भी बच्चे का आ जाता है। साथ ही साथ बच्चे की जो रीजनिंग है वो डिडक्टिव यानी कि अभिसारी चिंतन बच्चे के अंदर यहाँ पे आ जाता है। बच्चा यहाँ पे डाइवर्जन तरीके से यानी कि एक समस्या का एक से ज़्यादा उपाय वो ढूंढने लग जाते हैं और बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता बच्चे के अंदर आ जाती है। तो इस तरीके से जीन पियाजे ने अपनी पूरी थ्योरी को यहाँ पे हम लोगों के सामने डिस्कस किया। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करती हूँ जो कि जीन पियाजे की थ्योरी से हमें एग्जाम्पलर पेपर में दिए गए और साथ ही साथ आपको इसी लेवल के क्वेश्चन तैयार करने। उसके बाद हम फिर वाइगॉट्स्की की थ्योरी और उसके बाद कोलबर्ग की थ्योरी भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम एग्जाम्पलर पेपर के जरा क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हमारे पियाजे, कोलबर्ग और वाइगॉट्स्की की थ्योरी से संबंधित हैं। आप देख सकते हैं पेपर 1 का जो पहला क्वेश्चन है वही ली वाइगॉट्स्की की थ्योरी से संबंधित है। ये हम तब करेंगे जब हम ली वाइगॉट्स्की के क्वेश्चन करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है ये कोलबर्ग का क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार करने। तो हम आगे बढ़ते हैं और जैसा कि अभी हमने यहाँ पे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देखा, उससे हम जो रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है वो जरा हम कवर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ये PDF जो है ये टेलीग्राम ग्रुप पे में मिल जाएगी आप लोगों को मेरी, और साथ ही साथ आपको CTET के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये चीज़ अवेलेबल है, आप वहाँ से भी ये चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ जी, अभी ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही दी गई है। तो देखिए पेपर 2 में हम आ गए हैं और इसका पहला क्वेश्चन ही लॉरेंस कोलबर्ग का है। जैसा कि मैंने कहा जब हम ये थ्योरी कवर करेंगे उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें पियाजे की थ्योरी का ये जो कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है इससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और डायरेक्ट क्वेश्चन अब नहीं आएंगे। आप लोगों को जो क्वेश्चन तैयार करने हैं वो आपको इनके एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन यानी कि इससे संबंधित जो तथ्य हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, आपको वो चीज़ अच्छे से समझनी होगी। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है ड्राइंग इम्प्लीमेंटेशन from Piaget theory of cognitive development, a teacher teaching student of class 6 to 8 year in the classroom should। अब यहाँ पे बोल रखा है कि एक यहाँ पे टीचर हैं जो कि टीच कर रही हैं स्टूडेंट को, जो कि किस एज ग्रुप में 6 से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चे हैं। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि 6 से लेकर 8 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे वो यहाँ पे किस लेवल पे आएंगे। तो आप यहाँ पे कहेंगे
ये यहाँ पे मूर्त सक्रियात्मक अवस्था यानी कि जो हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है उसके ये बच्चे हैं। तो आपको ये एज ग्रुप भी आपको इस तरीके से याद रखना है। अगर आप ये एज याद नहीं रखते तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे 6 से लेकर 8 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे वो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में आएंगे। और यहाँ पे बोल रखा है कि क्लासरूम में अगर टीचर टीच कर रही हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। जो हमारे मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग जो प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करवाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे के लॉजिक होते हैं, जो बच्चे के तर्क होते हैं, वो यहाँ पे डेवलप हो रहे होते हैं। इस वजह से यहाँ पे इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन ये करेक्ट आंसर है। और अगर आप लोगों ने अभी ध्यान से देखा था तो मैंने बताया था कि जो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, उसके अंदर लॉजिक जो होते हैं वो मूर्त चीज़ों में यानी कि कॉन्क्रीट चीज़ों में बच्चे के डेवलप हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको की टर्म्स को याद रखना है और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम समझेंगे सोशो कल्चर थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो कि हमें ली वाइगॉट्स्की द्वारा दिया गया है। अगर आप लोगों ने एग्जाम्पलर पेपर देखा है तो आपको पता होगा कि ये टॉपिक हमारे पेपर के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फटाफट इसको हम कवर करते हैं ताकि हम इसके क्वेश्चंस को कर पाएँ। तो यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है ये जो ली वाइगॉट्स्की थे ये कहाँ के थे, ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इसके अलावा इनके जो हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, इनके द्वारा जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो किस तरीके से था, ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कि सामाजिक रचनावादी माने जाते हैं। इनके अकॉर्डिंग अगर बच्चा सोसाइटी के कांटेक्ट में आएगा यानी कि समाज के परस्पर संबंध में आएगा तब बच्चा बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से ग्रहण कर पाएगा, ये मानते हैं। इसके अलावा इन्होंने बालक के विकास के लिए हम लोगों को 3 महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड इन्होंने हमें 3 अपने कॉन्सेप्ट दिए, जो कि है SCL। अब ये जो SCL है ये क्या है, इसको जरा समझते हैं। इनका ये मानना था कि अगर हमें बच्चे का विकास बहुत बढ़िया तरीके से करना है तो हम लोगों को 3 चीज़ों पे यहाँ पे फोकस करना है। सबसे पहले आता है हमारा समाज, यानी कि जब तक बच्चा समाज के, सोसाइटी के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक बच्चा किसी चीज़ को ये अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएगा, इनका ये मानना था। इसके अलावा अगला है संस्कृति यानी कि कल्चर। हम जिस भी संस्कृति से हम ताल्लुक़ रखते हैं यानी कि बिलोंग करते हैं, हम उसके जो गुण होते हैं यहाँ पे हम ग्रहण करते हैं। और इनका यह मानना था कि जब बच्चा समाज और संस्कृति यानी कि सोसाइटी और कल्चर इन दोनों के इंटरैक्शन में आएगा यानी कि परस्पर संबंध में आएगा, क्या देखा जाएगा, बच्चे के अंदर यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषाई विकास देखने को मिलेगा। तो देखिए अगर हमारे पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाता है कि कोई ऐसे यहाँ पे थ्योरी बताइए जिसके अंदर हम लोगों को लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात की गई है, वो भी सोसाइटी यानी कि समाज और कल्चर से संबंध करके, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ली वाइगॉट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा मैंने इन टॉपिक की अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाई है, इनमें मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है, आप चाहें तो वो पार्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम इन थ्योरी को क्विक रिवाइज कर रहे हैं ताकि हम क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कर सकें। इसके अलावा अगर हम ये ली वाइगॉट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जब भी पढ़ते हैं तब हमें एक टर्म पढ़ना होता है जिसको हम ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जो कि इस तरीके से यहाँ पे ग्राफ में बनाया गया है। अगर एक बच्चा है जो कि रनिंग कर पाता है यानी कि चल पाता है, भाग पाता है, दौड़ पाता है, तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाती हैं, ये कुछ ऐसे क्रियाकलाप हो जाते हैं जो कि बच्चा खुद किसी की मदद के बिना कर रहा है। अब बच्चे को क्या है, बच्चे के पास अभी एक नई साइकिल आई है और बच्चे को यहाँ पे साइकिल चलाना सीखना है। तो देखिए साइकिल चलाना अभी बच्चे को अपने आप तो आएगा नहीं, तो बच्चा यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट आई कैन डू विथ हेल्प, यानी कि ये एक ऐसा एरिया माना जाएगा, ये ऐसे काम माने जाएंगे जो कि बच्चा किसी की मदद के साथ कर पाएगा। और ये जो मदद होती है ये कौन करता है, ये मदद करता है मोर नॉलेजेबल अदर। अब आप कहेंगे ये तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे कहानी ये है कि एक छोटा सा बच्चा है जो कि अभी वॉक करना जानता है, जो कि अभी रनिंग करना जानता है। अब बच्चे के पास यहाँ पे साइकिल आ गई है और बच्चा यहाँ पे साइकिल चलाना सीखना चाह रहा है। अब देखिए साइकिल चलाना सीखने के लिए उसे कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति चाहिए होगा, जैसे कि वो अपने फादर से सीख सकता है, अपनी मदर से सीख सकता है,
ब्रदर से, यानी कि घर में कोई भी उससे बड़ा होगा तो वो उनसे सीख सकता है, वो व्यक्ति यहाँ पे क्या कहलाएंगे, वो व्यक्ति यहाँ पे मोर नॉलेजेबल अदर MKO कहलाएंगे, जो कि उस काम में उसको मदद करेंगे। तो ये एरिया बच्चा यहाँ पे वो काम सीख रहा होगा किसी की मदद से, और जब हम किसी की मदद से कोई काम सीखते हैं उसको हम यहाँ पे पांड के नाम से जानते हैं, जिसको हम स्कैप फोल्डिंग बोलते हैं। अब देखिए स्कैप फोल्डिंग क्या है, किसी को सिखाना, और सिखा कौन रहा है यहाँ पे, मोर नॉलेजेबल अदर। और ये जो एरिया है जहाँ पे ये सीखने और सिखाने का काम चल रहा है, इसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। अब देखिए हमने सिखाया, बच्चे ने सीख लिया, अब क्या होगा, बच्चा उस काम को अकेले भी कर पाएगा। तो देखिए बच्चा इस एरिया तक पहुंच जाएगा कि बच्चा अब उस काम को अकेले भी कर पा रहा है जिस काम को पहले वो किसी की मदद से कर रहा था। आई होप ये टर्म आपको कंफ्यूज नहीं किए होंगे। इन टर्म में मैंने एक कहानी आपको समझाई कि यहाँ पे क्या है, एक बच्चा जो है रनिंग कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है, ये काम बच्चा खुद कर पाता है। अब बच्चे के पास साइकिल आई, साइकिल को सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए मदद कौन करेगा, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि कोई भी व्यक्ति उससे जो बड़ा है, जिसको वो चीज़ आती है, वो सिखा सकता है। अब ये जो सिखाने का पूरा काम होता है, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, स्कैप फोल्डिंग, यानी कि पांड का शब्द। अब देखिए ये जो पांड जो किया जा रहा है, स्कैप फोल्डिंग जो की जा रही है, इस पूरे एरिया को, इस पूरे क्षेत्र को क्या बोला जाता है, इसको ZPD बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसके बाद बच्चा उस काम को अकेले भी कर पाएगा। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों को यहाँ पे ली वाइगोट्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंदर और साथ ही साथ इन टर्म्स का यहाँ पे प्रयोग किया। इसके अलावा इन्होंने हमें बताया जो बच्चे के वाक होते हैं, जो बच्चे के स्पीच होते हैं, वो भी कई तरीके के होते हैं, जो कि हमें यहाँ पे अलग अलग तरीके से बताया गया। सबसे पहले यहाँ पे बताया हमें सोशल स्पीच, यानी कि सामाजिक वाक होते हैं, जो कि बच्चा अपने आसपास के लोगों को देख के, सुन के, समझ के सीख रहा होता है। ये 2 वर्ष से शुरू हो जाते हैं, 2 वर्ष के बाद ये चीज़ शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगला आता है यहाँ पे प्राइवेट स्पीच। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो आपने देखा होगा कई बारी हमसे पूछा जाता है प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया। ये कॉन्सेप्ट हमें ली वाइगोट्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंदर दिया था। ये जो प्राइवेट स्पीच होता है, ये व्यक्तिगत वाक होता है, यानी कि ये खुद से किया जाता है। और ये कब शुरू हो जाता है, ये 3 इयर्स के बाद शुरू हो जाता है। बच्चे कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी गेम वगैरह खेलते हैं, तो बच्चे खुद को यहाँ पे रेगुलेट करते हैं। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, सेल्फ रेगुलेशन किया जाता है, यानी कि खुद को नियंत्रित करने के लिए हम यहाँ पे प्राइवेट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगला होता है इनर स्पीच, जो हम कहते नहीं है कि हमारे मन में ये चीज़ आ रही है, हमें लग रहा है कि इस तरीके से चीज़ें हो सकती है, ये आंतरिक वाक होता है। ये लगभग 7 वर्ष के बाद शुरू हो जाता है, और इस तरीके से जो हमारी गट फीलिंग होती है, जो हमारी इनर फीलिंग होती है, उसको हम आंतरिक वाक के नाम से जानते हैं। आई होप ये जो मैंने ली वाइगोट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आपके साथ अभी डिस्कस किया, आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा और आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं हुई होगी। अब चलिए इस टॉपिक से जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए उनको भी जरा फटाफट हम कवर करें। यहाँ पे आप एग्जाम्पलर पेपर का पहला ही क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि हमें ली वाइगोट्स्की की थ्योरी से संबंधित यहाँ पे दिया गया है। इसके अंदर यहाँ पे बोल रखा है कि सान्या जो है एक टास्क कर रही है, और इस टास्क के दौरान वो क्या कर रही है, वो खुद को ही प्रोसीड कर रही है, यानी कि खुद को बता रही है कि मुझे आगे इस तरीके से करना चाहिए, आगे मैं अगर ये करूँगी तो ये चीज़ ठीक होगा। तो यहाँ पे एक तरीके से वो प्राइवेट स्पीच यानी कि व्यक्तिगत वाक कर रही है। अभी मैंने आपको बताया था व्यक्तिगत वाक बच्चा किस लिए करता है, बच्चा खुद को यहाँ पे संतुलित करने के लिए, खुद को रेगुलेट करने के लिए करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सेल्फ रेगुलेशन है ये करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए ये आपका लेवल है। अगर आपको इजी लगता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि इस लेवल के क्वेश्चंस की तैयारी आपकी थ्योरी वीडियो देख के नहीं होती, तो आप क्वेश्चंस की भी वीडियो देखिए, पर सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि ZPD किस थ्योरी से संबंधित है या स्कैप फोल्डिंग किससे संबंधित है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। एक सिचुएशन आपको दी जाएगी और इस सिचुएशन से आधारित आपके जो क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट है, वो पूछे जाएंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कोलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, यानी कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बाय कोलबर्ग। तो देखिए ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और यहाँ पे नैतिकता की बात की गई है, मोरालिटी की बात की गई है। मोरालिटी होता क्या है, तो देखिए ये एक तरीके से कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जो हमें बचपन से सिखाए जाते हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। यानी कि किसी भी काम को करेंगे तो उसका किस तरीके से हमें रिजल्ट मिलेगा, किस तरीके से हमें परिणाम मिलेगा, ये हमें कुछ सिद्धांत यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे कि झूठ बोलना गलत बात है,
और अगर आप बड़ों की कदर करोगे तो वो चीज़ अच्छी होती है, हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये क्या है, ये एक तरीके से मोरालिटी है, यानी कि नैतिकता है जो बच्चों में सिखाई जाती है, बच्चों को इस तरीके से हमें सिखानी भी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे कोलबर्ग बच्चों में किस तरीके से मोरालिटी यानी कि ये जो नैतिकता होती है किस तरीके से बच्चों में विकसित होती है, इसको ये देखना चाहते थे। और इसके लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल हमारे सामने दिया, एक एक्सपेरिमेंट टाइप का करके दिया। इन्होंने यहाँ पे कुछ बच्चों को ऐसी सिचुएशन दी, कुछ ऐसी दुविधा में डाला, यानी कि डायलेमा में डाला, एक स्टोरी सुना के कि तुम इसके बाद क्या करते अगर तुम इनकी जगह पे होते। तो देखिए यहाँ पे हिंस का ये जो डायलेमा है ये बहुत ज़्यादा फेमस है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर। तो देखिए इसके अंदर बताया क्या गया, हिंस की जो वाइफ है वो सीरियस यहाँ पे बीमार होती है और डॉक्टर यहाँ पे बोलते हैं कि उनके इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है और साथ ही साथ उनके इलाज के लिए यहाँ पे बहुत सारी मेडिसिन लगेंगी। अब हिंस के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो यहाँ पे अपनी वाइफ का प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा सके, पर वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो अपनी वाइफ को किसी भी तरीके से बचाना चाहता है। तो हिंस के पास अब दो ही सिचुएशन है, या तो वो अपनी वाइफ को उस हालत में छोड़ दे, या तो वो क्या करे, वो कुछ पैसे कहीं से चुरा ले और अपनी वाइफ की जान बचा ले। तो यहाँ पर बच्चों को ये पूछा जाता है, बच्चों को पूछा जाता है कि आप इसकी जगह पे होते तो क्या करते। हिंस जो कर रहा है, अगर हिंस यहाँ पे पैसों को चुराता है तो क्या वो यहाँ पे सही कर रहा है। तो बच्चे यहाँ पे अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं कि हिंस को ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे बोलते हैं हिंस ने ऐसा किया क्योंकि वो अपनी पत्नी से प्यार करता था। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे बच्चों के अलग अलग प्रतिक्रियाएं पता चलती है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो कोलबर्ग है इन्होंने यहाँ पे हमें अलग अलग स्टेजेस दी। सबसे पहली स्टेज है यहाँ पे प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसे हम पूर्व परंपरागत अवस्था के नाम से जानते हैं। और इनका ये मानना था कि जो नैतिकता होती है वो बचपन से नहीं आती, वो यहाँ पे 3 वर्ष के बाद, इन्होंने कहा कि 3 वर्ष के बाद बच्चे चीज़ों को समझने लग जाएंगे। तो 3 से 7 वर्ष के बीच के बच्चे इस तरीके से हम लोगों को ये आपके स्टेजेस के अंदर आएंगे। तो देखिए ये जो पूर्व परंपरागत अवस्था है इसको भी यहाँ पे 2 अलग अलग लेवल में बांटा गया, जिसके अंदर ये बताया गया कि इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं वो नैतिकता का अनुसरण क्यों करते हैं, यानी कि मोरालिटी को फॉलो क्यों करते हैं, क्योंकि वो पनिशमेंट यानी कि दंड से बचना चाहते हैं या फिर वो आज्ञाकारी होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे नैतिकता का अनुसरण कर रहे होते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं या तो वो क्या करेंगे, ये पहला लेवल है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है। लेवल 2 में इन्होंने क्या कहा, लेवल 2 भी हमारा प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंदर आएगा। या तो बच्चा किसी चीज़ को एक्सचेंज करना चाहेगा, जैसे कि कल मैंने तुम्हारे साथ लंच शेयर किया था तो तुम्हें भी मेरे साथ लंच शेयर करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि बच्चा फ्यूचर के लिए चीज़ सोच के चल रहा है कि अगर मैं इसकी मदद करूंगा तो ये भी मेरी फ्यूचर में मदद कर सकता है। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज भी आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपके बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाले, यहाँ पे आपको पूरी स्टोरी दे देंगे कि बच्चा जो है आज वो लंच ले आना भूल गया और वो अपने फ्रेंड को बोल रहा है कि कल मैंने तुम्हारे साथ लंच शेयर किया था तो आज तुम्हें मेरे साथ लंच शेयर करना पड़ेगा। तो आपके पेपर में ऐसे पूछा जा सकता है कि लॉरेंस कोलबर्ग की ये जो हमारी नैतिकता का सिद्धांत है इसके अंदर ये बच्चा अभी कौन सी स्टेज में होगा, तो आप बताओगे इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज में है ये, और ये प्री कन्वेंशनल स्टेज यानी कि पूर्व परंपरागत अवस्था में बच्चा आ रहा है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो अगली जो अवस्था हमें बता रखी है, ये बता रखी है कन्वेंशनल स्टेज, जो कि है परंपरागत अवस्था। इसमें जो बच्चे के 2 लेवल दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं कि बच्चा या तो यहाँ पे ग्रुप में रहना चाहता है और साथ ही साथ बच्चा एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की का टैग लेना चाहता है। बच्चा क्या चाहता है कि कोई बड़ा उसे सराहे, इस तरीके से वो यहाँ पे मोरालिटी को फॉलो कर रहा होता है। इसके अलावा ये जो बच्चा है ये दंड से बचना चाहता है। ये देखिए जैसे कि अभी मैंने हिंस की आपको स्टोरी सुनाई थी, तो हिंस ने क्या किया था यहाँ पे मेडिसिन को चुराने वाली बात। अगर बच्चा इस अवस्था में होगा तो बच्चा क्या कहेगा, हिंस को चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो लॉ और ऑर्डर से बचता है, डरता है और वो सोचता है कि अगर मैं चोरी करूंगा तो मुझे यहाँ पे पुलिस पकड़ लेगी। इस तरीके की मेंटालिटी बच्चों के अंदर होती है। इसके अलावा जो लास्ट स्टेज यहाँ पे बताई गई लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार ये क्या थी, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जो कि है
परंपरागत अवस्था, इसके अंदर बच्चा जो मोरालिटी जो फॉलो करता है, जो नैतिकता का अनुसरण करता है, वो यहाँ पे किसी लालच में या फिर किसी डर में नहीं करता। बच्चा यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अपनी समाज में होने वाले जो चेंजेस हैं उनको देख के करता है, या फिर यूनिवर्सल एथिकल यानी कि दूसरों की भलाई के लिए वो ये चीज़ों का अनुसरण करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें कोलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत हमें बताया गया। आई होप ये जो तीनों थ्योरी मैंने आपके साथ डिस्कस की आप लोगों ने अंत तक ये देखी होगी। अब चलिए ये जो लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी है इससे संबंधित किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं इनको भी जरा कवर करें। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ आप बाकी विषयों की भी वीडियोस देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से अपनी तैयारी करते रहिएगा। अब चलिए जरा क्वेश्चन करते हैं लॉरेंस कोलबर्ग से संबंधित। अब देखिए ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये लॉरेंस कोलबर्ग का क्वेश्चन है, जो कि हमें जो एग्जाम्पलर पेपर में पेपर 1 का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। इसके अंदर ये बोल रखा है, जैसे कि मैंने आपको ये स्टोरी बताई थी हिंस डिलेमा की, ये सिचुएशन बता के बच्चे से पूछा जाता है कि हिंस को क्या करना चाहिए था। तो बच्चा बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को दवाई जो है केमिस्ट शॉप से नहीं चुरानी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। तो देखिए लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार यहाँ पे जब जेल भेजने के बाद बच्चा करता है तो बच्चा अभी कौन से स्टेज में है, तो देखिए बच्चा अभी दंड से बचना चाहता है। तो बच्चा अभी पनिशमेंट एंड ओबीडेंट ओरिएंटेशन में है, जो कि हमारी पहली अवस्था के अंदर ये आता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। साथ ही साथ हमें लॉरेंस कोलबर्ग का ये जो सिद्धांत है इसी का ही एक क्वेश्चन हमें पेपर 2 में भी दे रखा है। तो चलिए उस प्रश्न को भी जरा फटाफट हम कवर कर लेते हैं। पेपर 2 की तरफ अब मैं आप लोगों के साथ बढ़ रही हूँ। पेपर 2, हाँ जी ये रहा। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन यहाँ पे है, नूर जो है एक दिन अपना लंच बॉक्स ले जाना स्कूल में भूल जाती है और वो तान्या से बोलती है कि यू शुड शेयर योर टिफ़िन विथ मी, तुम्हें अपना लंच बॉक्स मेरे साथ शेयर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच बॉक्स शेयर किया था। तो देखिए इस सिचुएशन से आपको पता चल रहा है कि वो चीज़ एक्सचेंज के लिए बोल रही है कि कल मैंने ये चीज़ की थी तो तुम्हें आज ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो देखिए आपको सारे टर्म छोड़िए, आपको एक एक टर्म भी अगर आपको अच्छे तरीके से पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चा जो है वो एक्सचेंज ओरिएंटेशन में है, जो कि कन्वेंशनल स्टेज का एक पार्ट माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। तो देखिए इस तरीके से आपको ये थ्योरी तैयार करनी थी। थ्योरी अच्छे से तैयार हो तो आप क्वेश्चंस आसानी से कर पाओगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इफेक्टिव लगी हो। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।